एक बहुत बड़े समुद्र तट पर रेत के एक टाइनी कण की कल्पना करो। अब ऐसी किसी चीज की कल्पना करो जो उस कण से भी 10 लाख गुना छोटी हो। यही वो दुनिया है जहां वायरस रहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते। आप इन्हें एक रेगुलर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, वैसा वाला जो आपको किसी स्कूल की साइंस लैब में मिल सकता है। ये टाइनी पार्टिकल्स हमारे चारों ओर हर जगह हैं। उस हवा में जिसे हम सांस लेते हैं, उस पानी में जिसे हम पीते हैं, और यहां तक कि हमारे अपने शरीर के अंदर भी। ये इनविजिबल गोस्ट्स की तरह है। हमारी दुनिया में तैरते रहते हैं, पूरी तरह से अनदेखे, लेकिन सब कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं। उनका छोटा आकार ही उनका सबसे बड़ा सीक्रेट और उनका सबसे पावरफुल वेपन है। उनकी स्केल को सही मायने में समझने के लिए एक पिन के सिर के बारे में सोचो। आप उस टाइनी सरफेस पर लाखों करोड़ों वायरस फिट कर सकते हैं। वे बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं, जो पहले से ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वे उन सेल्स से भी छोटे होते हैं जिनसे आपका शरीर बना है। क्योंकि वे इतने अनबिलीवेबली छोटे होते हैं, वैज्ञानिकों को उन्हें फाइनली देखने के लिए एक स्पेशल टूल की जरूरत पड़ी। इस टूल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। यह नॉर्मल माइक्रोस्कोप की तरह लाइट का उपयोग नहीं करता है। इसके बजाय यह एक इमेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम का उपयोग करता है, जिससे हमें इस छिपे हुए यूनिवर्स में झांकने और पहली बार इन मिस्टीरियस एंटिटीज के शेप्स को देखने का मौका मिलता है। जब हमने उन्हें फाइनली देखा तो हमें क्या मिला? वायरस सिर्फ टाइनी स्पेक्स नहीं है, उनके ब्यूटीफुल और सरप्राइजिंगली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ पूरी तरह से गोल गेंदों की तरह दिखते हैं, तो कुछ लंबी रॉड्स की तरह होते हैं। कुछ तो टाइनी स्पेसशिप्स या लूनर लैंडर्स की तरह भी दिखते हैं, जिनके सिर और स्पिंडली लेग्स होते हैं। ये शेप्स रैंडम नहीं होते हैं, ये सिंपल पार्ट्स से बने होते हैं। एक प्रोटीन से बना एक बाहरी शेल जो एक प्रोटेक्टिव कोट की तरह काम करता है। इस कोट के अंदर वायरस अपना सबसे प्रीशियस कार्गो रखता है, जेनेटिक मटेरियल का एक छोटा सा टुकड़ा, या तो डीएनए या आरएनए। यह जेनेटिक कोड ही ब्लूप्रिंट है, निर्देशों का वो सेट जिसका उपयोग वायरस खुद को और बनाने के लिए करता है। यह सिंपल स्ट्रक्चर एफिशिएंसी का एक कमाल है। प्रोटीन शेल, जिसे कैप्सिड कहा जाता है, टफ और स्टेबल होने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अंदर के डेलिकेट जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को बाहरी दुनिया से बचाता है। इसे एक की के रूप में भी डिजाइन किया गया है। ये की एक लिविंग सेल के दरवाजे को खोलने के लिए स्पेशली शेप होती है। वायरस एक टाइनी परफेक्टली इंजीनियर्ड पैकेज की तरह है, जिसमें एक ऐसा मैसेज होता है जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोग्राम कर सकता है। यह इनक्रेडिबल डिजाइन की दुनिया है, जो इतनी छोटी स्केल पर हो रही है कि यह हमारी कल्पना को चुनौती देती है। एक साइलेंट, इनविजिबल एम्पायर जो अरबों सालों से पृथ्वी पर मौजूद है, इससे बहुत पहले कि हमें पता भी चला कि यह वहां था। वैज्ञानिकों को परेशान करने वाला सबसे बड़ा सवाल एक बहुत ही सिंपल सवाल है: क्या वायरस जीवित है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। एक तरफ वायरस में जीवित चीजों के कुछ गुण दिखते हैं। उनके पास जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए होता है, जो बैक्टीरिया से लेकर हाथियों तक सभी जीवित प्राणियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जीवन का ब्लूप्रिंट है। वे इवॉल्व भी होते हैं। वायरस समय के साथ बदल सकते हैं, बेहतर तरीके से जीवित रहने के लिए अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल सकते हैं। इवॉल्व होने की यह क्षमता जीवन की एक की कैरेक्टरिस्टिक है। जब हम किसी वायरस को हमारे इम्यून सिस्टम से बचने के लिए बदलते हुए देखते हैं, तो ऐसा निश्चित रूप से लगता है कि वह जीवित रहने के लिए लड़ रहा है। हालांकि एक मजबूत तर्क यह भी है कि वायरस बिल्कुल भी जीवित नहीं है। एक जीवित चीज, जैसे कि एक पौधा या एक जानवर, खुद से बढ़ सकती है, एनर्जी पैदा कर सकती है और रिप्रोड्यूस कर सकती है। एक वायरस इनमें से कुछ भी खुद नहीं कर सकता। यदि कोई वायरस सिर्फ हवा में तैर रहा है या किसी मेज पर पड़ा है, तो वह पूरी तरह से इनर्ट होता है। वह नमक के दाने या धूल के कण से ज्यादा जीवित नहीं होता। उसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। वह खाता नहीं है या वेस्ट पैदा नहीं करता है। वह बिना मदद के अपनी कॉपीज नहीं बना सकता। वह एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, जिसके पास उसे चलाने के लिए कंप्यूटर नहीं है। निर्देशों का एक सेट, जिसके पास उन्हें पूरा करने का कोई तरीका नहीं है। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक वायरस को जीवन के किनारे पर मौजूद बताते हैं। वे जीवित दुनिया और नॉन लिविंग केमिकल दुनिया के बीच एक पुल की तरह है। वे मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स कलेक्शन है,
लेकिन वे तभी एक्शन में आते हैं जब वे किसी लिविंग सेल के संपर्क में आते हैं। एक सेल के बाहर वे लाइफलेस होते हैं, एक सेल के अंदर वे कब्जा कर लेते हैं और एक लिविंग एंटिटी की तरह व्यवहार करते हैं, सेल को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करते हैं। ये ड्यूल नेचर उन्हें फैसिनेटिंग बनाती है। वे हमारी इस परिभाषा को चुनौती देते हैं कि जीवित होने का क्या मतलब है। हमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बीच की सीमाओं के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। तो बहस जारी है, क्या वे क्लेवर केमिकल रोबोट्स हैं या वे जीवन का सबसे सिंपल रूप है जिसे हम जानते हैं? शायद सबसे अच्छा जवाब यह है कि वे दोनों हैं और नहीं। वे अस्तित्व की एक यूनिक स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि नेचर कितनी क्रिएटिव हो सकती है। वे हमारे जीवित या नॉन लिविंग के बक्सों में नीटली फिट नहीं होते हैं। इसके बजाय वे हमें दिखाते हैं कि जीवन एक सिंपल स्विच नहीं है जो या तो चालू है या बंद है। यह एक कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम है और वायरस ठीक बीच में एक मिस्टीरियस ग्रे एरिया पर कब्जा करते हैं जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को हमेशा चुनौती देते हैं। एक वायरस का पूरा अस्तित्व एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होता है, खुद की और कॉपीज बनाना। लेकिन चूंकि वह यह खुद नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक मास्टर हाईजैकर बनना पड़ता है। उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल लेकिन ब्रिलियंट है। सबसे पहले उसे एक सूटेबल होस्ट सेल ढूंढना होता है। वायरस बहुत स्पेसिफिक होते हैं। एक वायरस जो एक पौधे को इन्फेक्ट करता है, वह इंसान को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, और एक वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वह पक्षी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। वायरस तब तक तैरता रहता है जब तक वह सही तरह के सेल से टकरा नहीं जाता। वायरस के प्रोटीन शेल का एक स्पेशल शेप होता है जो होस्ट सेल की सतह पर एक रिसेप्टर पर परफेक्टली फिट बैठता है, जैसे एक चाबी ताले में फिट होती है। यह इन्वेजन का पहला स्टेप है। एक बार जब यह सेल से अटैच हो जाता है तो वायरस को अपनी जेनेटिक मटेरियल को अंदर ले जाने की जरूरत होती है। अलग अलग वायरस ये अलग अलग तरीकों से करते हैं। कुछ अपना डीएनए या आरएनए सीधे सेल में इंजेक्ट करते हैं, अपने प्रोटीन शेल को बाहर एक खाली शेल की तरह छोड़ देते हैं। दूसरे सेल को उन्हें पूरा निगलने के लिए ट्रिक करते हैं। सेल को लगता है कि वह खाना ले रहा है, लेकिन वह असल में एक इन्वेडर का स्वागत कर रहा होता है। एक बार अंदर जाने के बाद वायरस अपनी प्रोटेक्टिव कोट को छोड़ देता है, जिससे उसके जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस सेल के अंदरूनी हिस्से में रिलीज हो जाते हैं। हाईजैक आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है और सेल अब अपने भाग्य पर कंट्रोल नहीं कर रहा है। वायरल प्रोग्राम अब चल रहा है। वायरल जेनेटिक कोड एक पावरफुल नए बॉस की तरह है जो एक फैक्ट्री पर कब्जा कर लेता है। यह सेल के नॉर्मल ऑपरेशंस को बंद कर देता है। सेल अपना खुद का काम करना बंद कर देता है, जैसे खुद के लिए प्रोटीन्स बनाना या अपनी स्ट्रक्चर्स की मरम्मत करना। इसके बजाय उसकी सभी मशीनरी और रिसोर्सेज को एक सिंगल नए काम में लगा दिया जाता है, वायरस के निर्देशों का पालन करना। सेल के रिबोसोम्स, जो प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्रीज होते हैं, वायरल जीन्स को पढ़ना और नए वायरल प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं। सेल के एंजाइम्स वायरस के डीएनए या आरएनए की कॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे वायरल ब्लूप्रिंट की हजारों आइडेंटिकल कॉपीज बन जाती है। सेल एक ज़ोंबी बन चुका है, अपने नए मास्टर के लिए टायरलेसली काम कर रहा है। आखिरकार जब सभी नए पार्ट्स बन जाते हैं तो वे खुद को नए वायरस पार्टिकल्स में असेंबल करना शुरू कर देते हैं। हजारों नए प्रोटीन शेल्स बनते हैं और हर एक वायरल जेनेटिक कोड की एक कॉपी से भरा होता है। जल्द ही होस्ट सेल नए वायरसों से ब्रिम तक पहुंच जाता है। अंतिम स्टेप एस्केप है। कई मामलों में नए वायरसों की अत्यधिक संख्या सेल को बर्स्ट करके खोल देती है। इस प्रक्रिया को लाइसिस कहा जाता है। यह होस्ट सेल को मार देता है, लेकिन हजारों नए वायरसों को शरीर में रिलीज कर देता है। हर एक नया सेल ढूंढने और साइकिल को दोहराने के लिए तैयार होता है। यह मल्टीप्लिकेशन की एक रूथलेसली एफिशिएंट प्रोसेस है। जब हम वायरस शब्द सुनते हैं तो हम लगभग हमेशा बीमारी के बारे में ही सोचते हैं। इतिहास वायरसों की विनाशकारी शक्ति के भयानक उदाहरणों से भरा पड़ा है। महामारियों ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे मानव सभ्यता का कोर्स बदल गया है। 1918 के स्पेनिश फ्लू ने दुनिया की 1/3 आबादी को इन्फेक्टेड किया और लाखों लोगों की जान ले ली। स्मॉल पॉक्स सदियों तक एक भयानक स्कर्ज रहा, अपने सर्वाइवर्स पर दाग छोड़ गया, जब तक कि इसे एक ग्लोबल वैक्सीनेशन कैंपेन द्वारा
फाइनली खत्म नहीं कर दिया गया। हमारे अपने समय में हमने HIV जैसे वायरसों के डेवास्टेटिंग इंपैक्ट को देखा है, जो एड्स का कारण बनता है, और हाल ही में कोरोना वायरस, जिसने कोविड-19 महामारी को जन्म दिया। ये घटनाएं हमें वायरसों का डार्क साइड दिखाती है, वाइड स्प्रेड सफरिंग और मौत का कारण बनने की उनकी क्षमता। यह विनाशकारी शक्ति वायरसों के रेप्लिकेट होने के तरीके से आती है, हमारी सेल्स को हाईजैक और नष्ट करके वे हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शंस को बाधित करते हैं। एक वायरस जो लंग सेल्स पर हमला करता है वह न्यूमोनिया का कारण बन सकता है। एक वायरस जो नर्वस सिस्टम पर हमला करता है वह पैरालिसिस का कारण बन सकता है। वायरल बीमारी के सिम्टम्स इस सेलुलर डैमेज और हमारे इम्यून सिस्टम की इन्वेडर के खिलाफ लड़ाई का सीधा परिणाम है। पूरे इतिहास में ये माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स मानवता के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक रहे हैं, इनविजिबल एनिमीज, जिन्होंने इमेंस फियर और ट्रेजेडी पैदा की है। वे एक पावरफुल रिमाइंडर हैं कि प्रकृति की माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस के सामने हमारा स्वास्थ्य कितना फ्रैजिल हो सकता है। हालांकि यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है। एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट में वैज्ञानिकों ने पाया है कि वायरस सिर्फ डिस्ट्रॉयर्स नहीं है, वे क्रिएटर्स भी हैं। हमारा अपना DNA प्राचीन वायरल जीन्स से भरा पड़ा है। लाखों सालों से वायरसों ने अपने जेनेटिक कोड को हमारे पूर्वजों के DNA में डाला है। जबकि इनमें से कई इंसर्शंस हार्मलेस थे, कुछ अनबिलीवेबली यूजफुल साबित हुए। असल में मानव जीनोम का लगभग 8% यह प्राचीन वायरल DNA से बना है। हम एक बहुत ही वास्तविक अर्थ में पार्ट वायरस हैं। इन वायरल जीन्स ने हमारे एवोल्यूशन में एक क्रूशियल भूमिका निभाई है। इसका सबसे अमेजिंग उदाहरण प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा वह ऑर्गन है जो एक विकासशील बच्चे को उसकी मां से जोड़ता है, पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करता है। प्लेसेंटा में एक की लेयर का निर्माण सिनकाइटिन नामक प्रोटीन पर निर्भर करता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस प्रोटीन के लिए कोड करने वाला जीन हमारे प्राइमेट एंसेस्टर्स से उत्पन्न नहीं हुआ था। यह एक प्राचीन वायरल जीन है, एक वायरस जिसने लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों को इन्फेक्टेड किया था। उसने एक जीन पीछे छोड़ दिया था जिसका उपयोग मूल रूप से वायरस को सेल के साथ फ्यूज करने में मदद करने के लिए किया जाता था। हमारे पूर्वजों के शरीर ने इस जीन को एक नए वाइटल फंक्शन के लिए रिप्रोड्यूस्ड किया, प्लेसेंटा बनाना। इस प्राचीन वायरल इन्फेक्शन के बिना मानव गर्भावस्था, जैसा कि हम जानते हैं, शायद मौजूद ही नहीं होती। वायरस पृथ्वी पर सबसे अबंडेंट बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं। वे सिर्फ बीमार लोगों या जानवरों में ही नहीं पाए जाते, वे बिल्कुल हर जगह हैं। यदि आप समुद्र के पानी की एक बूंद लेंगे तो आपको लाखों की संख्या में मिलेंगे, जो सभी बैक्टीरिया और अन्य माइक्रोब्स से कहीं ज्यादा है। वे गहरे महासागरों में पनपते हैं, वॉल्केनिक वेंट्स के पास, जहां पानी उबलता हुआ गर्म होता है। वे आर्कटिक और अंटार्कटिक की बर्फ में जमे हुए पाए जाते हैं, जहां वे हजारों सालों तक डोरमेंट रह सकते हैं। वे वातावरण में ऊपर मौजूद होते हैं, धूल के कणों पर दुनिया भर में यात्रा करते हैं। वे हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में और हमारे सिर के ऊपर बादलों में होते हैं। इनमें से ज्यादातर वायरस इंसानों के लिए पूरी तरह से हार्मलेस होते हैं। हमारे ग्रह पर वायरसों का वास्ट मेजॉरिटी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इन वायरसों को बैक्टीरियोफेजेस या बैक्टीरिया ईटर्स कहा जाता है। वे हर इकोसिस्टम में बैक्टीरियल पॉपुलेशंस को नियंत्रित करने में एक क्रूशियल भूमिका निभाते हैं, खासकर महासागरों में। लगातार बैक्टीरिया को इन्फेक्ट और नष्ट करके वे कार्बन जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में मदद करते हैं, जिससे वे अन्य समुद्री जीवन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। यह वायरल एक्टिविटी हमारे ग्रह के इकोसिस्टम्स का एक फंडामेंटल इंजन है। बीमारियों के एजेंट्स होने से कहीं ज्यादा वायरस जीवन के ग्लोबल वेब में एसेंशियल प्लेयर्स हैं, संतुलन बनाए रखते हैं और प्राकृतिक दुनिया के माध्यम से एनर्जी और मटेरियल्स के प्रवाह को चलाते हैं। इस इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ने मेडिसिन के लिए नई पॉसिबिलिटीज खोली है। चूंकि बैक्टीरियोफेजेस स्पेसिफिक बैक्टीरिया को मारने में बहुत अच्छे होते हैं, वैज्ञानिक अब उन्हें थेरेपी के एक रूप के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसे फेज थेरेपी कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होता है जो एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट है, तो डॉक्टर ऐसे फेजेस का उपयोग कर सकते हैं जो स्पेशली उन बैक्टीरिया को ढूंढने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे मानव सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचता। वायरसों को लैब में अन्य अमेजिंग उद्देश्यों के लिए भी री इंजीनियर किया जा रहा है, जैसे जीन थेरेपी,
जहां उनका उपयोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाले लोगों की सेल्स में जीन्स की करेक्ट कॉपीज ले जाने के लिए टाइनी डिलीवरी व्हीकल्स के रूप में किया जाता है। उन्हें कैंसर सेल्स को ढूंढने और नष्ट करने के लिए भी प्रोग्राम किया जा सकता है। फाइनली वायरसों की मिस्टीरियस और वाइडस्प्रेड नेचर ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में कुछ फैसिनेटिंग थियरीज को जन्म दिया है। एक विचार को पैंसपर्मिया कहा जाता है। यह थ्योरी कि जीवन पृथ्वी पर शुरू नहीं हुआ बल्कि बाहरी अंतरिक्ष से यहाँ आया, शायद एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स पर आया। कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा है कि क्या वायरस या वायरस जैसे पार्टिकल्स जीवन के बीज हो सकते हैं। एक प्रोटेक्टिव शेल के अंदर जेनेटिक कोड की उनकी सिंपल स्ट्रक्चर उन्हें अंतरिक्ष के माध्यम से लंबी यात्रा में जीवित रहने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट्स बनाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि वायरसों ने एक युवा पृथ्वी पर पहला जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स पहुंचाया हो जिससे जीवन की प्रक्रिया शुरू हुई हो? जबकि यह एक थ्योरी बनी हुई है, यह हमारे दिमाग को वायरसों की इनक्रेडिबल कहानी के लिए खोलती है। एक कहानी जो सिर्फ पृथ्वी के बारे में नहीं है बल्कि शायद कॉस्मोस के बारे में भी है।